हेलो फ्रेंड, वेलकम टू माय चैनल से जेडी साइंस क्लासेस में आप सभी का स्वागत है। जैसा कि हम एसएससी एमटीएस वाला के लिए जीके जीएस की प्रैक्टिस सेट सॉल्व कर रहे हैं, तो आज हमने प्रैक्टिस सेट के साथ उपस्थित हुए हैं। आशा करता हूँ आप सभी अच्छे होंगे। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा ताकि नोटिफिकेशन आपको मिलता रहेगा। आइए देखते हैं फर्स्ट क्वेश्चन है। फर्स्ट क्वेश्चन कहने की पानी का कोई भी रूप जो बादलों से गिरता है उसे कहते हैं। तो उसे कह रहे हैं कि इवेपोरेशन कहते हैं, कंडेंसेशन कहते हैं, प्रेसिपिटेशन कहते हैं या ट्रांसपीरेशन कहते हैं। तो ऑप्शन कौन हो जाएगा? कौन हो जाएगा भाई? ऑप्शन नंबर इसका सी नंबर हो जाएगा, प्रेसिपिटेशन कहेंगे। पानी का कोई भी रूप जो बादलों से गिरता है उसे कहते हैं प्रेसिपिटेशन। देखिए प्रेसिपिटेशन क्या होता है? वायुमंडल में जलवाष्प के द्रवण से उत्पन्न नमी जो बादलों में संचित हो जाती है और पृथ्वी पर वर्षा, हिम, ओले, ओस आदि के रूप में गिरते हैं उसे हम प्रेसिपिटेशन कहते हैं। वर्षण भी इसका हिंदी क्या है? वर्षण भी कहते हैं, जिसे हम वर्षण की कहते हैं। ठीक है, इस प्रकार आपका सी नंबर यहाँ पर सही हो जाएगा। देखिए इवेपोरेशन क्या होता है? इवेपोरेशन क्या होता है? इवेपोरेशन क्या होता है? मतलब वाष्पन जिसको बोलते हैं, किसी द्रव के सतह के कणों का गैस में बदलने की वह प्रक्रिया जिसमें द्रव की सतह के ठीक ऊपर स्थित गैस संतृप्त ना हो। ठीक, तो इस प्रकार ये इवेपोरेशन कहलाता है। देखिए कंडेंसेशन क्या होता है? संघनन क्या होता है? जब गैस तरल पदार्थ में परिवर्तित होती है तब इस स्थिति को क्या कहते हैं? संघनन कहते हैं, कंडेंसेशन कहते हैं। और देखिए ट्रांसपीरेशन क्या होता है? जिसे आप कहते हैं वाष्पोत्सर्जन। पौधे द्वारा अनावश्यक जल को वाष्प के रूप में शरीर से बाहर निकालने की क्रिया को वाष्पोत्सर्जन कहा जाता है। ठीक, तो आपका सी नंबर यहाँ सही हो जाएगा। आइए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कह रहे हैं कि 1922 में निम्नलिखित में से किसके द्वारा यह उद्गार व्यक्त किया गया कि भारतीय संविधान भारतीयों की इच्छानुसार होगा? तो ये भाई किसने कहा था? तो ये कौन सा हो जाएगा इसका ऑप्शन नंबर? इसका कहें कि गोपाल कृष्ण गोखले बोले थे, या मोतीलाल नेहरू, या बाल गंगाधर तिलक, या महात्मा गांधी। तो किसने कहा था भाई? तो ऑप्शन नंबर इसका डी नंबर सही हो जाएगा, महात्मा गांधी ने। तो 1922 में महात्मा गांधी द्वारा कहा गया था कि भारतीय संविधान भारतीयों की इच्छा अनुसार होगा। ठीक, तो आइए देखते हैं कुछ भारतीय संविधान के बारे में जानते हैं। देखिए संविधान का निर्माण जो है संविधान सभा द्वारा किया गया था। ये आपके प्रश्न आया हुआ है, तो किसके द्वारा किया था? संविधान सभा द्वारा जो है भारतीय संविधान का निर्माण संविधान सभा द्वारा किया गया था। ठीक, आइए और देखते हैं। देखिए संविधान निर्माण जो है कैबिनेट मिशन के आधार पर हुआ था। इसके कैबिनेट मिशन के आधार पर जो है भारतीय संविधान का निर्माण हुआ था। ठीक, आइए और इसको हटाते हैं तो और बताते हैं आपको। देखिए आपको ये भी ध्यान रखना है। देखिए BN राव संविधान सभा के सलाहकार थे। कौन थे भाई? BN राव जो थे वे संविधान सभा के सलाहकार थे। देखिए एक प्रश्न पूछा जाता है, उस उद्देश्य प्रस्ताव किसने पेश किया था? तो ये आप याद रखिएगा, पंडित जवाहरलाल नेहरू। ठीक है, जवाहरलाल नेहरू थे। इन्होंने क्या किए थे? उद्देश्य प्रस्ताव पारित किए थे। कब किए थे भाई? ये 13 दिसंबर 1946 को। 13 दिसंबर 1946 को। ठीक, और देखिए बताते हैं। देखिए और एक प्रश्न पूछा जाता है, संविधान सभा में महिलाएं कितनी थी? तो आप याद रखिएगा, महिलाओं की संख्या कितनी थी? 15 थी। ठीक है, देखिए संविधान सभा की जो पहली बैठक कब हुई थी? 9 दिसंबर 1946 को जो है संविधान की पहली बैठक हुई थी। और देखिए संविधान के और डॉक्टर सचिदानंद सिन्हा को अस्थायी अध्यक्ष चुना गया था। किसको भाई? डॉक्टर सचिदानंद सिन्हा को जो है अस्थायी अध्यक्ष चुना गया था। देखिए अस्थायी अध्यक्ष किसे चुना गया था? राजेंद्र प्रसाद को। किसको? राजेंद्र प्रसाद को। तो ये भी याद रखिएगा, राजेंद्र प्रसाद को अस्थायी अध्यक्ष चुना गया था। और कब गया था? ये दूसरी बैठक, जब दूसरी बैठक हुई थी 11 दिसंबर 1946 को दूसरी बैठक में राजेंद्र प्रसाद को अस्थायी अध्यक्ष के रूप में चुना गया था। और देखिए 26 नवंबर को कौन सा दिवस मनाया जाता है भाई? 26 नवंबर को संविधान दिवस मनाया जाता है। संविधान दिवस मनाया जाता है। ठीक, आइए देखते हैं। देखिए भारतीय संविधान जो कैसा संविधान है? अंशतः लचीला और अंशतः कठोर संविधान है। ठीक, और भारत दुनिया का सबसे बड़ा संविधान और लिखित संविधान है। ठीक है,
और देखिए मूल संविधान में कुल कितने कितने भाग थे, तो 22 भाग थे। अनुसूचियाँ कितनी थी, 8 थी, और अनुच्छेद कितने थे, 395 थे। ठीक है, और ये बना कब था भाई, कितने साल प्रिपेयर हुआ था, 2 वर्ष 11 माह और 18 दिन में ये जो है बनकर तैयार हुआ था। ठीक है, और संविधान के प्रारूप पर कुल कितने दिन बहस चली थी, 114 दिन, 114 दिन। ठीक है, और एक प्रश्न पूछा जाता है बहुत, प्रारूप समिति का गठन 29 अगस्त 1947 को हुआ था, जिसमें कितने सदस्य, 7 सदस्य थे, और उसके जो अध्यक्ष थे वो भीमराव अंबेडकर थे। ठीक, तो इस प्रकार आपका ऑप्शन नंबर इसका कौन सा हो जाएगा, डी नंबर सही हो जाएगा। ठीक, तो यहाँ आप थोड़ा सा इसके बारे में हमने आपको बता दिया संविधान के बारे में। ठीक है, चलिए आगे आइए देखते हैं अगला क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहे हैं कि हॉलीवुड क्रिटिक्स एसोसिएशन में किस फिल्म ने स्पॉटलाइट अवार्ड जीता है, तो ये कौन सा जीता है, कह रहे कि RRR, बाहुबली, सीतारामम या KGF। बताइए भाई कौन सा है, तो कौन सा है, तो ऑप्शन नंबर इसका कौन सा हो जाएगा, ए नंबर सही हो जाएगा, ए नंबर सही हो जाएगा। RR जो है हॉलीवुड जो है क्रिटिक्स एसोसिएशन में जो है स्पॉटलाइट अवार्ड जो है जीता है। ठीक है, जो इसके निदेशक MS राजामौली ने न्यूयॉर्क फिल्म क्रिटिक्स सर्कल में सर्वश्रेष्ठ निदेशक पुरस्कार जीतने के बाद RR ने हॉलीवुड से क्रिटिक्स एसोसिएशन में स्पॉटलाइट अवार्ड जीता है। ठीक है, तो कौन किसके निदेशक भाई, SS राजामौली। ठीक है, इन्हें भी याद रखना, तो ऑप्शन नंबर इसका ए सही हो जाएगा। आइए देखते हैं अगला क्वेश्चन है, कहने कि विश्व का सबसे बड़ा द्वीप समूह कौन सा है, तो कौन सा है भाई, तो ऑप्शन नंबर कह रहे कि ग्रीनलैंड है, आइसलैंड है, न्यू गिनिया है या मेडागास्कर है, तो कौन सा हो जाएगा ऑप्शन नंबर इसका, ए नंबर सही हो जाएगा, ग्रीनलैंड। कौन हो जाएगा भाई, ग्रीनलैंड। ठीक, तो ग्रीनलैंड डेनमार्क राजशाही के अधीन एक स्वायत्त देश है जो आर्कटिक और अटलांटिक महासागर के बीच कनाडा और आर्कटिक द्वीप समूह के पूर्व में स्थित है। ठीक, और जो यह जो है यह द्वीप जो है सबसे बड़ा द्वीप है। इसके अलावा यह दुनिया का सबसे विरल जनसंख्या वाला द्वीप है। कैसा है, विरल जनसंख्या वाला द्वीप है। तो इस प्रकार ग्रीनलैंड जो है आपका ऑप्शन ए नंबर सही हो जाएगा। आइए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन है। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहे हैं कि इलाहाबाद उच्च न्यायालय की स्थापना कब हुई थी, तो ये कब हुई थी भाई, और कब हुई थी, तो ऑप्शन नंबर इसका सी नंबर सही हो जाएगा, 1869 को। 1869 को इलाहाबाद उच्च न्यायालय की स्थापना हुई थी। देखिए इलाहाबाद के वर्तमान जो मुख्य न्यायाधीश कौन है, प्रीतिंकर दिवाकर है। कौन भाई, प्रीतिंकर दिवाकर है। ठीक है, तो ये जो है इसकी स्थापना कब हुई थी, 1869 में। तो मुख्य न्यायाधीश प्रीतिंकर दिवाकर है। आइए चलते हैं अगला क्वेश्चन। देखिए क्वेश्चन नंबर कह रहे हैं कि निम्नलिखित में से कौन सी पुस्तक डॉक्टर एस राधाकृष्णन से जुड़ी हुई है, तो इसमें आपको बताना है कि राधाकृष्णन से जुड़ी कौन पुस्तक इसमें है। कह रहे हैं कि ऑप्शन देखिए कूटदार है ये प्रश्न। कह रहे हैं कि NID लिस्ट व्यू ऑफ लाइफ, भगवत गीता या कनेक्ट ऑफ लाइफ या हिंदू व्यू ऑफ लाइफ, तो इसमें इसका कौन सा ऑप्शन इनमें सही हो जाएगा। तो इस प्रकार देखिए ऑप्शन नंबर इसका डी नंबर जाएगा। देखिए पहली और ऑप्शन नंबर 4 जो है इनकी पुस्तक है। ठीक, तो ऑप्शन नंबर इसका डी नंबर सही हो जाएगा। आइए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन है कहने कि दादा भाई नौरोजी किस वर्ष यूनाइटेड किंगडम में हाउस ऑफ कॉमन्स के पहले भारतीय सदस्य बने। देखिए ये पहले भारतीय थे और एशिया में ये पहले ही थे। ठीक, तो बताइए इसमें कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा, कौन सा ऑप्शन इसमें सही होगा। कहें कि 1893, 1892, 1891 या 1896, बताइए भाई कौन सा हो जाएगा। तो ऑप्शन नंबर ये बी नंबर इसका सही हो जाएगा, 1892 में। तो दादा भाई नौरोजी को जो है यूनाइटेड किंगडम में हाउस ऑफ कॉमन्स के पहले भारतीय सदस्य बने थे 1892। देखिए दादा भाई नौरोजी जो थे काफ़ी ये जो है इनका जन्म जो है 4 सितंबर 1825 ईस्वी में मुंबई में जन्म हुआ था। ये पारसी पुरोहित परिवार से संबंधित थे। ठीक,
और देखिए जो इन्हें ग्रेट ओल्ड मैन ऑफ इंडिया के नाम से भी जाना जाता है। किनको? ग्रेट ओल्ड मैन ऑफ इंडिया के नाम से इन्हें जाना, कई बार प्रश्न आया है ये, ठीक है। और देखिए इनकी जो पुस्तक एक पूछता है, इनकी पुस्तक का नाम है पॉवर्टी एंड अन ब्रिटिश रूल इन इंडिया। जो क्या है भाई? पॉवर्टी एंड अन ब्रिटिश रूल इन इंडिया लिखिए, जिसमें इन्होंने लिखा है कि औपनिवेशिक काल की आर्थिक घटनाओं का विवरण मिलता है, ठीक है। तो पुस्तक इनकी याद रखिएगा। तो इस प्रकार ऑप्शन नंबर इसका बी सही हो जाएगा। आइए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। देखिए अगला क्वेश्चन है, कहें कि इंदिरा गांधी नहर कमान क्षेत्र को पूर्व में किस नाम से जाना जाता था? मतलब इसका पुराना नाम आपसे पूछा जा रहा है। देखिए इंदिरा गांधी जो कि का पुराना नाम क्या था? कहें कि राजस्थान नहर था, पंजाब नहर था, हरियाणा नहर था या गुजरात नहर था? तो ऑप्शन नंबर इसका ए नंबर सही हो जाएगा, राजस्थान नहर है। क्या भाई? राजस्थान नहर है। देखिए इसका जो इंदिरा गांधी नहर कब कर दिया गया? इसका 1984 में, 1984 को इसका नाम जो है इंदिरा गांधी नहर कर दिया गया, ठीक। देखिए इसका जो उद्घाटन हुआ था इसका उद्घाटन किसने? गृह मंत्री गोविंद बल्लभ पंत जो थे, पंत ने 31 मार्च 1958 को इसकी जो है क्या किए थे भाई? इसका उद्घाटन किए थे। तो गोविंद बल्लभ पंत जो है 31 मार्च 1958 को जो है इसका इंदिरा गांधी नहर का उद्घाटन किए थे। देखिए इंदिरा गांधी जो नहर है यह जो है भारत की सबसे बड़ी नहर है, ठीक है। चलिए आगे चलते हैं। आइए देखते हैं अगला है, कह रहे हैं कि सम्राट अशोक ने पत्थर के स्तंभों और पत्थर के तख्तों पर अपने स्पेस आदेश उत्कीर्ण करवाकर अपने राज्य, तो यहाँ पे आपको भरना है, तो वही आपको 14 अभिलेख भर देना है, ठीक है। आइए यहाँ ऑप्शन में देखते हैं आगे। यहाँ पे तो कह रहे प्रमुख स्थानों पर स्थापित किया है ताकि लोग तदनुसार आचरण कर सके। तो कौन से भाई? तो ऑप्शन नंबर इसका बी नंबर हो जाएगा 14 में, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर इसका बी नंबर हो जाएगा, ठीक है। तो सम्राट अशोक जो है 14वें शिलालेख उत्कीर्ण करवाएं ताकि लोग उनके अनुसार आचरण कर सके। कहने का मतलब देखिए आए तो कौन भाई? अशोक आए हैं। देखिए ये सम्राट अशोक जो है बिंदुसार के उत्तराधिकारी थे और इन्होंने गद्दी पर कब बैठे थे? तो सम्राट जो अशोक थे 669 ईसा पूर्व में मगध की राजगद्दी पर बैठे थे, ठीक। तो कब बैठे थे? 259 ईसा पूर्व पर जो है मगध की राजगद्दी पर बैठे थे। और इन्होंने भारत में शिलालेख का प्रचलन सर्वप्रथम अशोक ने ही करवाया था। यह भी पूछा गया प्रश्न कि शिलालेख का सर्वप्रथम प्रचलन किसने करवाया था? तो आप अशोक इनको लगाएंगे, ठीक। और देखिए एक इनके समय में जो घटना घटी थी 261 ईसा पूर्व में क्या घटना घटी भाई? एक कलिंग पर इन्होंने विजय प्राप्त की थी। तो कलिंग पर इन्होंने 261 ईसा पूर्व पर कलिंग पर विजय प्राप्त की। और देखिए उस समय कलिंग की राजधानी क्या थी? तोसली थी। क्या थी? तोसली थी, पर इन्होंने अधिकार कर लिया। तो ये बहुत इंपॉर्टेंस है। और देखिए ये इनके शिलालेख में इसका वर्णन है, तो ये भी आपका बहुत इंपॉर्टेंस है। तो ये 13वें शिलालेख में इसको हटाते हैं। कितने भाई? 13वें शिलालेख में 13वां जो शिलालेख में जो है कलिंग युद्ध का वर्णन है। तो आपसे कई बार पूछा गया है कि कलिंग युद्ध जो है अशोक के किस शिलालेख में वर्णन है? तो आप यह बताएंगे 13वां शिलालेख में, ठीक है। और इन्होंने इसमें जो है हृदय परिवर्तन की बात भी बताई गई है। तो इनके कुल कितने शिलालेख थे? 14 शिलालेख थे, ठीक है। कितने थे? 14 शिलालेख थे। देखिए इसमें जो प्रथम शिलालेख में पशु बल की निंदा की गई है, 13वें में जो है कलिंग युद्ध का वर्णन है जो कि इंपॉर्टेंस है। और 14वें में अशोक ने जनता को धार्मिक जीवन व्यतीत करने के लिए क्या किए थे? प्रेरित किए थे, ठीक है। तो इस प्रकार आप इसका ऑप्शन भी करेंगे, तो आप उनको इतना इसमें आप याद रखिएगा, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। अगला क्वेश्चन है, कह रहे हैं कि ऑस्ट्रेलिया देश के पहले मूल निवासी जिन्होंने ओलंपिक खेलों में स्वर्ण पदक जीता था, तो ये भाई कौन है? तो ऑप्शन नंबर इसका बी नंबर सही हो जाएगा, कैथी फ्रीमैन जो है ये ऑस्ट्रेलिया में जो मूल निवासी जिन्होंने ओलंपिक खेल में स्वर्ण पदक जीता था, ठीक। और इन्होंने किस में जीता था?
400 मीटर दौड़ में, कितना भाई, 400 मीटर दौड़ में जो है इन्होंने स्वर्ण पदक जीता था। ठीक, ऑप्शन नंबर इसका बी सही हो जाएगा। आइए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन है। देखिए अगला क्वेश्चन कह रहे हैं कि नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहे हैं कि अंतर्राष्ट्रीय वरिष्ठ नागरिक दिवस निम्न में से किस दिन मनाया जाता है? चलिए अभी बताइए इसको। कह रहे हैं कि अंतर्राष्ट्रीय वरिष्ठ नागरिक दिवस कब मनाया जाता है? कह रहे हैं कि 11 जनवरी, 15 मार्च या 25 मई या 21 अगस्त। तो कौन सा हो जाएगा भाई? ऑप्शन नंबर इसका सी नंबर चला जाएगा 21 अगस्त को। तो 21 अगस्त को अंतर्राष्ट्रीय नागरिक दिवस मनाया जाता है। ठीक, तो ऑप्शन इसका कौन सा हो जाएगा भाई? सी नंबर सही हो जाएगा। देखिए इसको जो पहली बार जो है 21 अगस्त 1988 को, 21 अगस्त 1988 को संयुक्त राज्य में पहली बार राष्ट्रीय वरिष्ठ नागरिक दिवस मनाया गया था। ठीक, तो इस प्रकार इसका ऑप्शन नंबर कौन सा हो जाएगा? 21 नंबर सही हो जाएगा। तो आइए देखते हैं कुछ दिवसों के नाम। जनवरी आए तो जनवरी के कुछ मंथ के कुछ दिवस इंपॉर्टेंस देख लेते हैं। देखिए जो 4 जनवरी को क्या मनाया जाता है? विश्व ब्रेल दिवस मनाया जाता है। विश्व ब्रेल दिवस मनाया जाता है। और देखिए 9 जनवरी को क्या मनाया जाता है भाई? प्रवासी दिवस, क्योंकि 9 जनवरी 1915 को जो है महात्मा गांधी जो है दक्षिण अफ्रीका से भारत वापस आए थे। इसके उपलक्ष्य में जो हर 9 जनवरी को जो है हर साल क्या मनाया जाता है? प्रवासी दिवस के रूप में मनाया जाता है। ठीक, और देखिए 10 जनवरी को क्या मनाया जाता है? 10 जनवरी को क्या मनाया जाता है भाई? विश्व हिंदी दिवस मनाया जाता है। विश्व हिंदी दिवस मनाया जाता है। और देखिए 25 जनवरी को राष्ट्रीय मतदाता दिवस मनाया जाता है। और 23 जनवरी को पराक्रम दिवस मनाया जाता है। ठीक है, पराक्रम दिवस मनाया जाता है। ठीक, आइए आगे देखते हैं। अब देखिए मार्च के महीने देखते हैं। तो मार्च के महीना में देखिए कह रहे हैं कि विश्व वन्य जीव दिवस कब मनाया जाता है? 3 मार्च को। विश्व वन्य जीव 3 मार्च को मनाया जाता है। और देखिए एक बहुत बार पूछा गया है अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस 8 मार्च को। ये तो बहुत बार परीक्षा में आया है। तो अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस 8 मार्च को। देखिए विश्व उपभोक्ता अधिकार दिवस, ये इंपॉर्टेंस है, तो ये 15 मार्च को आपको ऑप्शन बी में दिख रहा है। तो 15 मार्च को जो है क्या मनाया जाता है? विश्व उपभोक्ता अधिकार दिवस। और राष्ट्रीय टीकाकरण दिवस 16 मार्च को मनाया जाता है। ठीक, विश्व थायराइड दिवस 24 मार्च को। विश्व थायराइड दिवस 24 मार्च को। ठीक, आगे देखते हैं। आइए देखते हैं अब मई के महीने में। देखिए विश्व कछुआ दिवस कब मनाया जाता है? तो 23 मई को। विश्व कछुआ दिवस 23 मई को मनाया जाता है। विश्व तंबाकू निषेध दिवस 31 मई को मनाया जाता है। और विश्व थायराइड दिवस 25 मई को मनाया जाता है। ठीक, तो ये वाला तंबाकू वाला याद रखिएगा 31 मई, ये वाला आपके प्रश्न कई बार आया। विश्व तंबाकू निषेध दिवस और विश्व कछुआ दिवस 23 मई को। ठीक, तो इतना इसमें याद रखिएगा भाई। आइए देखते हैं और लास्ट मई के महीना में, वो क्या है? अगस्त के महीने में। ठीक, तो आइए देखते हैं कुछ और। जैसे विश्व पृथ्वी दिवस पूछता है, तो विश्व पृथ्वी दिवस 22 अप्रैल को मनाया जाता है। और विश्व जल दिवस 22 मार्च को। विश्व जल दिवस 22 मार्च को मनाया जाता है। और जैव विविधता दिवस 22 मई को। जैव विविधता दिवस 22 मई को। ठीक, इसमें आप इतना याद रखिएगा। आइए चलते हैं अगले क्वेश्चन के। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कह रहे कि धौलपुर पावर परियोजना आधारित होगी। तो भाई किसके आधारित होगी? तो ऑप्शन नंबर इसका कौन सा हो जाएगा? कह रहे कि लिग्नाइट पर या पानी पर होगी या सौर ऊर्जा पर होगी या गैस पर होगी। तो बताइए भाई कौन सा हो जाएगा? ऑप्शन नंबर इसका डी नंबर हो जाएगा, गैस पर। तो धौलपुर पावर परियोजना आधारित किस पे होगी? गैस पर आधारित होगी। आइए चेक करें। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अगला क्वेश्चन है, कहें कि वर्तमान समय में भारत में कितने क्षेत्रीय परिषदें कार्यरत हैं? तो कितने हैं भाई? तो ऑप्शन नंबर इसका सी नंबर सही हो जाएगा। कितना? 5 हैं। कितनी? तो वर्तमान समय में भारत में जो है क्षेत्रीय परिषदें जो है 5 हैं। आइए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन है। चलिए भाई नेक्स्ट कह रहे हैं कि 55 नंबर क्वेश्चन है, इंडिया वाटर इम्पैक्ट समिट 2022 का उद्घाटन किस केंद्रीय मंत्री ने किया? कह रहे हैं कि पीयूष गोयल हैं, कि राजनाथ सिंह हैं, गजेंद्र सिंह शेखावत है या एस जयशंकर है। तो किसने किया था भाई इसका उद्घाटन? तो ऑप्शन नंबर इसका सी नंबर सही हो जाएगा। गजेंद्र सिंह शेखावत जो है इंडिया वाटर इम्पैक्ट समिट 2022 का उद्घाटन किए हैं।
देखिए, तो केंद्रीय जल शक्ति मंत्री गजेंद्र सिंह शेखावत नई दिल्ली में इंडिया वाटर इम्पैक्ट समिट 7वें संस्करण, कैसा था ये भाई, 7वां संस्करण था, का उद्घाटन किया। यह 3 दिवसीय समिट 15 से 17 दिसंबर के मध्य आयोजित किया गया था। किसके? 15 से 17 दिसंबर के मध्य जो है आयोजित किया गया था दिल्ली में। ठीक, तो इस प्रकार सी नंबर इसका सही हो जाएगा। चलिए आगे क्वेश्चन चलते हैं। कह रहे हैं कि महात्मा गांधी ने साबरमती से लेकर दांडी तक प्रसिद्ध नमक मार्च शुरू किया था। दांडी गुजरात के किस जिले में है? किस जिले में है भाई? तो ये किस जिले में है? तो ऑप्शन नंबर इसका कौन सा? कह रहे पोरबंदर, नवसारी, सूरत या कच्छ में। तो ये कहाँ से हो जाएगा? ऑप्शन नंबर इसका बी नंबर सही हो जाएगा, नवसारी में। तो ये गुजरात के नवसारी जिले में जो है साबरमती। ठीक, तो इस प्रकार ऑप्शन नंबर इसका बी नंबर सही हो जाएगा। देखिए, जो भारत ने नमक कानून तोड़ने के लिए उन्होंने पैदल यात्रा शुरू की थी, जिन्हें हम दांडी यात्रा के नाम से जानते हैं। देखिए, इन्होंने 12 मार्च 1930 को शुरू किए थे और जाके 6 अप्रैल 1930 को जो है महात्मा गांधी ने नमक कानून को क्या कर दिया था? तोड़ दिया था। और यह अपने कितने सहयोगियों के साथ? 78 सहयोगियों के साथ इन्होंने पैदल की यात्रा की थी। लगभग 340 मील की यात्रा जो है पैदल इन्होंने तय की थी। ठीक, तो इस प्रकार आपका ऑप्शन नंबर बी नंबर सही हो जाएगा। ठीक, तो इतना याद, कब दांडी यात्रा शुरू किए थे? 12 मार्च 1930 को, और ख़त्म कब हुआ था? 6 अप्रैल 1930 को जो है समाप्त हुआ था अपने 78 सहयोगियों के साथ। ठीक, आइए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन है। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहे हैं कि इंडिया इंटरनेशनल साइंस फेस्टिवल 2022 किस शहर में आयोजित किया गया? ठीक, कह रहे कि चेन्नई, भोपाल, वाराणसी या मुंबई। तो कहाँ पर किया गया? तो भाई इंडिया इंटरनेशनल साइंस फेस्टिवल IISF का जो है कहाँ पर आयोजन किया गया था? तो कहाँ किया गया था भाई? ऑप्शन नंबर इसका बी नंबर हो जाएगा, भोपाल में। भोपाल में किया गया था। यह जो है भारत द्वारा G20 की अध्यक्षता संभालने के बाद होने वाली प्रमुख कार्यक्रमों से यह क्या था? एक था। ठीक, देखिए, इसकी शुरुआत कब हुई थी? IISF की शुरुआत हुई थी जो है 2015 में। 2015 में की गई थी। यह जो है कैसा संस्करण था? 8वां संस्करण था भाई। ये याद रखिएगा। जो इंडिया इंटरनेशनल साइंस फेस्टिवल की शुरुआत जो है 2015 में किया गया था, और यह 8वां संस्करण था जो 2022 का भोपाल में हुआ है। आइए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। देखिए, अगला क्वेश्चन कह रहे हैं कि भारत की पहली मास सेगमेंट फ्लेक्स फ्यूल कार किस कंपनी द्वारा लॉन्च की गई है? बताइए। कह रहे कि किया मोटर्स या मारुति सुजुकी या टाटा मोटर्स या हुंडई। बताइए कौन सा है? तो ऑप्शन नंबर इसका पी नंबर सही हो जाएगा, मारुति सुजुकी जो है या जो है मास सेगमेंट फ्लेक्स फ्यूल कार जो है लॉन्च की है। ठीक, तो ऑप्शन नंबर इसका बी नंबर सही हो जाएगा। आइए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कह रहे हैं कि पेंथेरा टिग्रिस का वैज्ञानिक नाम है। तो किसका है भैया? तो इसका किसका है? तो ऑप्शन नंबर इसका बी नंबर हो जाएगा, बाघ। किसका हो जाएगा? बाघ। ठीक, यह जो है भारत का एक राष्ट्रीय पशु भी है, बाघ। ठीक, तो इस प्रकार ऑप्शन नंबर इसका बी हो जाएगा। और देखिए, तेंदुआ का वैज्ञानिक नाम क्या होता है? पैंथेरा पार्डस। क्या भाई? पैंथेरा पार्डस जो है ये तेंदुआ का वैज्ञानिक नाम है। और बकरी का क्या होता है? कैप्रा एगेग्रस हिरकस। क्या भाई? एगेग्रस हिरकस, ये जो है किसका है? बकरी का वैज्ञानिक नाम है। तो इस प्रकार आपका बी नंबर सही हो जाएगा। आइए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन है। कह रहे हैं कि सिस्मोमीटर का स्पेस द्वारा आविष्कार किया गया था। मतलब सिस्मोमीटर जो है का आविष्कार किस वैज्ञानिक ने किया था? किस वैज्ञानिक ने किया था भाई? तो ऑप्शन नंबर इसका बी नंबर सही हो जाएगा,
लुइगी लुइगी पलमीरी जो हैं इन्होंने जो है सिस्मोमीटर का आविष्कार किया था, या जो है एक भूकंपी मात्रक यंत्र का आविष्कार किया था। देखिए ये क्या है, अलेक्जेंडर पार्केस। अलेक्जेंडर पार्केस जो है इन्होंने किसकी खोज की थी? प्लास्टिक की खोज की थी। प्लास्टिक की खोज किसने किया था भाई? ये जो है अलेक्जेंडर पार्केस। तो इस प्रकार ऑप्शन नंबर इसका बी नंबर सही हो जाएगा। आइए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन है। कह रहे हैं कि एक वस्तु पर बल लगाने के बावजूद भी किया गया कार्य शून्य होगा यदि उसका विस्थापन स्पेस होगा। कह रहे हैं कि ऋणात्मक, धनात्मक, उदासीन या शून्य। बताइए भाई कौन सा हो जाएगा? डी नंबर हो जाएगा। डी नंबर हो जाएगा। क्या हो जाएगा? शून्य होगा। क्यों? एक वस्तु का बल लगाने पर के बावजूद भी उसका कार्य शून्य होगा अगर उसमें विस्थापन नहीं हो रहा है। कहने का मतलब अगर जैसे कुली है वो ऊपर लेकर सामान अपने सर पर लेकर खड़ा है तो उसने कोई कार्य नहीं किया, कोई कार्य नहीं किया। ठीक, क्योंकि देखिए बल बराबर क्या, कार्य बराबर क्या होता है? बल गुणे बल की दिशा में विस्थापन। कार्य बराबर क्या होता है भाई? आप पढ़े होंगे, कार्य बराबर बल गुणे बल की दिशा में क्या होता है? विस्थापन होता है। तो इस प्रकार जब विस्थापन होगा नहीं तो कार्य बिल्कुल नहीं होगा। तो अगर विस्थापन शून्य है तो कार्य कभी भी नहीं होगा। ठीक, तो इस प्रकार आपका डी सही हो जाएगा। आइए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन है। कह रहे कि निम्न धातुओं में से कौन सी धातु आयरन क्लोराइड से लोहे का विस्थापन करती है? तो भाई बताइए वो कौन सा है? तो कौन सा है? तो ऑप्शन नंबर इसका कौन सा हो जाएगा? डी नंबर सही चला जाएगा। जिडेयन। जिडेयन जो है आयरन क्लोराइड को क्या कर देता है? Fe को क्या कर देता है? विस्थापित कर देता है, विस्थापित कर देता है। देखिए आयरन क्लोराइड लोहे को जिंक जिडेयन से विस्थापित कर देता है क्योंकि जिडेयन की अपचायक क्षमता Fe से अधिक होती है। क्या भाई? अपचायक क्षमता क्या होती है? Fe से ज़्यादा होती है जिडेयन की। इस कारण से Fe जो है आपका क्या हो जाता है? फिर आयरन क्लोराइड जो है वो क्या कर देता है? जिडेयन जो है विस्थापित कर देता है, देखिए अपचायक क्या होता है? कह रहे कि जो पदार्थ स्वयं ऑक्सीकृत हो जाए और दूसरे पदार्थ को अपचयित कर दे तब उसे हम क्या कहते हैं? अपचायक पदार्थ कहते हैं। ठीक, इस प्रकार देखिए डी नंबर इसका सही हो गया। देखिए एक इलेक्ट्रोकेमिकल से सीरीज होती है, विद्युत रासायनिक श्रेणी होती है जैसे, या जो है विभिन्न तत्वों का एक क्या होती है? मानक अपचयन। इलेक्ट्रोड को बढ़ते हुए क्रम में रखने पर जो श्रेणी प्राप्त होती है उसे क्या कहते हैं? विद्युत रासायनिक श्रेणी कहते हैं। तो देखिए जो है ऐसे सीरीज है तो लिथियम है, पोटेशियम है, कैल्शियम है, सोडियम है, Mg है और एल्युमिनियम है। और देखिए H2 हाइड्रोजन के जितने भी ऊपर हैं, ऊपर वाले क्या करेंगे? उन नीचे वाले को क्या कर देंगे? विस्थापित कर देंगे। फिर इसके बाद जिडेयन है, Cr है और फिर Fe है। देखिए Fe जो है नीचे होने के कारण क्या कर दे रहा है? विस्थापित हो जा रहा है जिडेयन से। ठीक, तो इस प्रकार ये आपकी विद्युत रासायनिक श्रेणी है। जो नीचे जाने पर क्या होता है भी? आपका उपचायक जो है क्या होता है? घटता जाता है, जिस कारण से या जो है आयरन क्लोराइड को क्या कर देता है? जस्ता विस्थापित कर देता है। ठीक है, तो ये सीरीज चलती है। ठीक, देखिए विद्युत रासायनिक श्रेणी की आपको हम कुछ प्रॉपर्टीज बता दे रहे हैं। देखिए विद्युत रासायनिक श्रेणी की जो विशेषताएं हैं, नीचे से ऊपर की ओर जाने पर ऑक्सीकृत की दर में वृद्धि होती है। दूसरा श्रेणी में ऊपर से नीचे की ओर जाने पर अपचयन क्षमता में कमी होती है। श्रेणी में हाइड्रोजन से ऊपर वाले तत्व दुर्बल अपचायक हैं जबकि हाइड्रोजन से नीचे वाले तत्व हाइड्रोजन की तुलना में प्रबल अपचायक हैं। ठीक, तो इस प्रकार आपको ध्यान रखना है। आइए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन है। देखिए अगला क्वेश्चन है। कह रहे हैं कि युवा व्यक्ति में HIV एड्स होने की आशंका निम्नलिखित लक्षणों में से किस एक अधिकांशता समृद्ध होती है? तो कौन सा हो जाएगा भाई इसका नंबर? तो इसका ऑप्शन नंबर इसका सी नंबर सही हो जाएगा। दीर्घकाली प्रवाहिका, दीर्घकाली प्रवाहिका। तो इस प्रकार आपको ऑप्शन नंबर इसका सी नंबर सही हो जाएगा। देखिए ये कैसा है? विषाणु जनित रोग है। विषाणु एड्स जो है विषाणु जनित रोग है जिसका पूरा नाम है इक्वर्ड्स इम्यूनोडिफिशियेंसी सिंड्रोम से, इम्यूनोडिफिशियेंसी सिंड्रोम्स होता है इसका पूरा नाम। और यह किस वायरस के कारण होता है? ह्यूमन से इम्यूनोडिफिशियेंसी वायरस के कारण होता है। ठीक, तो इस प्रकार आपको सी नंबर इसका सही हो जाएगा। आइए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन है। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहे हैं कि पोटेशियम परमैंगनेट का प्रयोग पेयजल के शुद्धिकरण के लिए किया जाता है क्योंकि यह क्या है?
एक अवकृत एजेंट है या एक ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है या बंधीकरण एजेंट है या जल की अशुद्धियों को घोल देता है। तो कौन है भाई? ऑप्शन नंबर इसका कौन सा हो जाएगा? बी नंबर सही हो जाएगा। एक जो है ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है। ठीक, तो इस प्रकार ऑप्शन नंबर इसका बी नंबर सही हो जाएगा। देखिए इसका फार्मूला क्या है? KMnO4। तो पोटेशियम परमैंगनेट का फार्मूला KMnO4 है। तो यह कैसा एक ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है। तो इस प्रकार बी नंबर सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कह रहे हैं कि टेलीफोन लाइनों पर ट्रांसमिशन के लिए कंप्यूटर आउटपुट को जोड़ने वाला उपकरण कौन सा है? तो बताइए भाई कौन सा है? तो ऑप्शन नंबर इसका सी नंबर से सही हो जाएगा, मॉडेम। तो ऑप्शन नंबर इसका सी नंबर सही हो जाएगा। तो इस प्रकार आपके 25 क्वेश्चन हो जाते हैं। आशा करता हूँ ये आपको पसंद आया। अगर पसंद आया तो हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और पसंद आए तो लाइक एंड शेयर कर दीजिएगा। वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।